गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेंड लेक्चर हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम नॉमेनक्लेचर देते हैं। आज हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे कोर्स में है दैट इज ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के आगे देखिए हम डी प्लस ग्लूकोज लिख रहे हैं। डी प्लस ग्लूकोज अगर आप याद करें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डी स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डी या एल हम देते थे विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, और प्लस और माइनस शो करता है कि ये कैसा एनंटियोमर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। तो ग्लूकोज इज डी प्लस ग्लूकोज। अब हम इस डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर ही हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड है विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 419 केल्विन। पानी के अंदर सॉल्युबल है, ईथर के अंदर इनसॉल्युबल है और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल के अंदर। ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डी प्लस ग्लूकोज की। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इसका C6H12O6 है। एलिमेंटल एनालिसिस से और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से ये पता चला कि इस ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, और हमें ये पता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है क्योंकि मोनोसेक्राइड है, और इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है दैट वी विल सब्सिक्वेंटली सी विद द रिएक्शंस, राइट। बट 6 कार्बन आइटम है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये C6H12O6 के अंदर अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड कुछ इस तरीके का हो सकता है। हम कहें इट इज ओपन चेन पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ग्लूकोज की रिएक्शन एज एन एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब जो एल्डिहाइड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते थे। अगर आप याद करें, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, एल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं और जो C डबल बॉन्ड है वो उसकी जगह पर एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले कि अगर HCN के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं, हमने इसको ब्रेक करके रखा है, C6H12O6 को ब्रेक करके रखा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाया है। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ में करते हैं तो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है ना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलता है। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ में करें तो फिर एडिशन रिएक्शन मिलती है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको ऑक्सीन मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सीन मिलता है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बता रही हैं कि इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड्स जो ये रिएक्शन देते थे, शेफ्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन जो पिंक कलर रिस्टोर करते थे, या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड एक वाइट अडक्ट मिलता था, वो ग्लूकोज नहीं देता। हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं देता, पर ये शेफ्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ये प्रोडक्ट नहीं देता है। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन भी यही प्रूव कर रही है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करके एल्डिहाइड्स हाइड्रोजोन देते हैं
और ग्लूकोज भी फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करके ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन देता है। लेकिन अगर फिनाइल हाइड्रोजीन एक्सेस में प्रेजेंट है तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यानी 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजीन के ऐड होके हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है ओसाजोन। और ये ओसाजोन जो है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजीन के ऐड अप होते हैं और हमें ओसाजोन मिलता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। देखिए CHO था तो ये डबल बॉन्ड NH3CH5 हो गया। फिनाइल हाइड्रोजीन एड्स अप लाइक दिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर। ये जो ओसाजोन फॉर्मेशन है ये सभी मोनोसेक्राइड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी ओसाजोन फॉर्मेशन दिखाते हैं, है ना। अब ये जो ओसाजोन बना, इस ओसाजोन के बनने के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली फिशर ने ये मैकेनिज्म दिया था। फिशर ने कहा डी ग्लूकोज की जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ये फिनाइल हाइड्रोजीन ऐड हो जाता है और हमें ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन मिलता है। अब दूसरा मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन के जो है वो सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर रिएक्ट करके ये अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा मॉलिक्यूल जब फिनाइल हाइड्रोजीन का अटैक करता है तो वो इस कीटोनिक ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और हमको ओसाजोन मिलता है। फिशर ने ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, लेकिन फिशर के इस मैकेनिज्म के अंदर फ्लॉ थी, इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये कि ये जो फिनाइल हाइड्रोजीन है ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। ये देखिए ये अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर रहा है कीटोनिक ग्रुप को, कीटोनिक ग्रुप के अंदर। तो क्या कारण है कि ये फिनाइल हाइड्रोजीन जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये फिशर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये कि क्या कारण है कि ये ओसाजोन के लिए जो फिनाइल हाइड्रोजीन है फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर रिएक्ट करता है और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर रिएक्शन नहीं होता, यानी फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम का ही इन्वॉल्वमेंट होता है ओसाजोन बनाने में। तो इन दोनों ही लिमिटेशंस को मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म दिया, जिसे एमाडोरी रीअरेंजमेंट, साइंटिस्ट एमाडोरी नहीं दिया, और उन्होंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि उन्होंने जो फिनाइल हाइड्रोजीन लिया रिएक्शन के अंदर उसमें ये नाइट्रोजन था, वो नाइट्रोजन लेबल्ड नाइट्रोजन लिया ना, यानी नॉर्मली नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन 14, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर स्टार लगा रखा है ये नाइट्रोजन 15 था, आइसोटोप लेबलिंग करती। अब इसकी रिएक्शन की तो हाइड्रोजोन मिला और इस हाइड्रोजोन के मिलने के बाद में यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाता है। दिस H का मूवमेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, है ना, और ये टॉटोमेरिज्म हो जाता है, ये हमने रिवर्सिबल कंडीशन में दिखाया। और ये टॉटोमेरिज्म होने के बाद में जो स्पीशीज आती है उसमें नाइट्रोजन बॉन्डिंग संभव है। ये NH और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी नॉट नाइट्रोजन बॉन्डिंग, दिस नथिंग एज नाइट्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, ये साइक्लिक सिस्टम बन गया, है ना। और अब ये यहाँ से एक नेक्स्ट जो फिनाइल हाइड्रोजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिनाइल हाइड्रोजीन अटैक करने से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो ये इमीन में कन्वर्ट हो गया और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये जो मॉलिक्यूल था ये निकल गया, है ना, एनालीन का मॉलिक्यूल निकल गया। ये अभी सेकेंड मॉलिक्यूल ने अटैक नहीं किया है, अब सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक करेगा और इस कीटो ग्रुप के ऊपर अटैक करके ये एडिशन रिएक्शन दे देगा। और अब
तीसरा मॉलिक्यूल फेनाइलहाइड्रोजीन का अटैक करेगा, वो इमीन ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा एंड दिस NH इज रिमूव्ड एज NH2। एडिशन रिएक्शन ये है, या इस तरीके से ऐड होएगा, NH3 निकलेगा, NH3 निकलेगा और ये ऐड हो जाएगा। तो जो NH3 निकलता है इसका नाइट्रोजन लेबल्ड है। एमिडोरी के रीअरेंजमेंट को जो सपोर्ट मिला वो इसी बात से मिला कि इन्होंने जब ये आइसोटोप लेबलिंग की पेनिफिनाइलहाइड्रोजीन के अंदर, तो इन्होंने देखा कि जो ये एनिलीन निकला था इसके अंदर लेबल्ड नाइट्रोजन नहीं था, जबकि लास्ट में जो अमोनिया निकला है उसके अंदर लेबल्ड नाइट्रोजन है, आइसोटोप लेबल्ड नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये मैकेनिज्म इस तरीके से चल रहा है। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअली फिनाइलहाइड्रोजीन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करके कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा। अब दूसरा जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर का जो दूसरा लिमिटेशन था वो ये था कि दो ही कार्बन आइटम्स के ऊपर अटैक करके फिनाइलहाइड्रोजीन रिएक्शन रुक जाती है, हमें ओसाजोन मिल जाता है और फर्दर रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो सेकेंड ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी है, फिर थर्ड पे भी हाइड्रोक्सी है, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोक्सी, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो रिएक्शन फर्दर चलनी चाहिए पर ये फर्दर नहीं चलती, रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है। और इसका कारण ये है कि एक बार ये ओसाजोन बन जाता है, ये देखिए ये ओसाजोन बन गया, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड कार्बन आइटम है और रिमेनिंग कार्बन आइटम्स को हमने R से दर्शाया है। तो जब ये हमारा दोनों तरफ फिनाइलहाइड्रोजीन लगा हुआ है और ये ओसाजोन मिल गया, इस ओसाजोन के बनने के साथ में ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है और ये 6 मेंबर्ड किलेशन हो गई। इस किलेशन की वजह से यहाँ कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, और स्टेबलाइज होने के बाद में फर्दर रिएक्ट नहीं करता। यानी फर्स्ट 2 कार्बन आइटम्स के ऊपर अटैक होने के बाद में फिनाइलहाइड्रोजीन तीसरे कार्बन आइटम के ऊपर अटैक नहीं करता। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम ये कहें रिवर्स, अगर हम मानते कि नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम कह सकते हैं कि ओसाजोन जो है बनने के बाद में फिनाइलहाइड्रोजीन फर्दर तीसरे कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करता। ये ओसाजोन जो है ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसीलिए ओसाजोन जो है ये मोनोसेक्राइड्स को और उन डाइसेक्राइड्स को जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनके अंदर ये ओसाजोन बनता है, और हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ओसाजोन बना करके उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। हम प्रैक्टिकल के अंदर भी करते हैं, जहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रूव करने के लिए, उसका फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड प्रूव करने के लिए उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। तो अगर हमें मोनोसेक्राइड मिला है तो उसका ये डेरिवेटिव है ओसाजोन, जो हम बनाएं और उसका मेल्टिंग पॉइंट लें, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड यूनिट। सो अगेन इस रिएक्शन से भी हमें पता चला कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अब आइए चौथी रिएक्शन, ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन करते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन सोडियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में, तो या निकल के प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 5 तो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे ही और एक और हो गया, हम कहें कि हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सॉर्बिटॉल कहते हैं। इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर जरूर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन करें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं कि कंप्लीट अनब्रांच्ड हेक्सेन के अंदर, नॉर्मल हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
नॉर्मल हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट होना ये बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन एटम्स एक चेन के अंदर लगे हुए हैं। फिफ्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, ब्रोमीन वाटर लिया हमने, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। और हम ये देखते हैं कि ये ग्लूकोनिक एसिड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिएक्शन नहीं आती है। इसका मतलब वो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो अगेन देयर इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वी गेट ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करें, अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें और उससे ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ एसिड के अंदर, और इस तरफ का ग्रुप जो भी था दैट इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, वो भी ऑक्सीडाइज हो गया एसिड के अंदर। तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसका नाम है सेक्रिक एसिड। और ये मिलना हमें बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल, मतलब अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी उसके अंदर हमने कहा कि 6 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक एंड के ऊपर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और अब हमें पता चला कि एक एंड के ऊपर प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से डायरेक्टली COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Then sixth reaction is the reducing nature. ये reducing sugars हैं, है ना। जो ग्लूकोज है वो reducing sugar है, क्योंकि ये इन reagents, टॉलिन्स reagent, टॉलिन्स reagent क्या है? मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution, फेलिंग्स reagent, copper sulfate solution and Rochelle salt, है ना, alkaline copper sulfate solution. Benedict solution is also alkaline copper sulfate solution complexed with citrate ions. तो इन reagents के साथ में react करता है और जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जब हम टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें सिल्वर मिरर मिलता है, और जब हम फिलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में या कहें हम सॉल्ट में, और हमें जो रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। हमें सिल्वर मिरर मिलता है टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में, और हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है फिलिंग्स रिएजेंट के साथ में। सो दिस इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एंड लास्ट इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर हम पर आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है। इस कंपाउंड की एक खासियत है कि जहाँ पर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप या ग्लाइकोलिक ग्रुप होगा वहाँ पर बीच में से ये मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो ग्लूकोज के अंदर ये देखा गया कि ग्लूकोज ने 5 मॉलिक्यूल्स HiO4 के कंज्यूम किए, और जो हमें मिलता है इसके अंदर ये देखिए 5 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप स्ट्रक्चर देखिए ग्लूकोज का, अगर हम ये मान ले, हमने कहा ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है, एक एंड के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक एंड के ऊपर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर इस तरीके का कंपाउंड है HiO4 के प्रेजेंस में, ये पहले स्टेप पे यहाँ टूटा तो ये HCHO विल चेंज इनटू फॉर्मिक एसिड एंड दिस विल चेंज इनटू CHO, एंड फर्दर यहाँ एक और मॉलिक्यूल
1 2 3 4 5, यानी इसके अंदर ये 5 का ग्लाइकोलिक लिंकेज हम कहते हैं कि ये इस कंपाउंड के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्लाइकोलिक लिंकेज उसको तोड़ देता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स HiO4 के लगे और हमको 5 मॉलिक्यूल्स मिले फॉर्मिक एसिड के और 1 मॉलिक्यूल मिला फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये बताता है कि लॉन्ग चेन 6 मेंबर्ड लॉन्ग चेन रिंग है, सॉरी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एक एंड के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक एंड के ऊपर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और बाकी कार्बन एटम्स के ऊपर OH लगे हुए हैं। बाकी कार्बन एटम्स के ऊपर OH लगे हुए हैं वो इस बात से भी प्रूव होता है कि एसिटाइलेशन जब करते हैं तो कंप्लीट एसिटाइलेशन हो जाता है, पेंटा एसीटेट बनता है, यानी जो सारे OH थे वो सारे के सारे OCH3 के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये बता रहा है कि एक्चुअली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 कार्बन एटम हर एक के ऊपर OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप हर एक के ऊपर एक एक ही है ना। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स, अगर इसकी रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम मिथेनॉल के साथ में करते हैं तो हमको अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमने कहा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स थे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और स्ट्रेट चेंज कार्बन एटम कंपाउंड है ग्लूकोज। थैंक यू।